गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा ठीक है। तो भाई मैं सवाल लिखता हूँ और आप उसका आंसर करोगे, मैं आपको टाइम दूंगा, और नहीं कर पाओगे तो मैं खुद करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, सवाल है कि which of these is not correct, ठीक है ना, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, अब बताओगे। पहला दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। दूसरा दे रखा है के का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए इज इक्वल टू ए आई जे P/3। सी दे रखा है इफ ए इज ए skew symmetry matrix of odd order, then determinant of A is equal to 0। देन ऑप्शन डी दे रखा है ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच इज इक्वल टू ए सी ई जी प्लस बी डी एफ एच। तो बताना है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट, थिंक एंड देन आंसर। हाँ, तो क्या हुआ सर आपका ऑप्शन आंसर? डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बेटा देखो, क्या होता है कि ये सवाल जब आप कर रहे हो, ये सवाल करते वक्त आपको कितने सारे चीजें क्लियर हो गया, मतलब एक ही सवाल है, बहुत सारी चीजें को याद आ गया है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, बोला है कि विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट। बेटे ये पहला वाला तो करेक्ट है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, तो दिस इज करेक्ट। अच्छा, ये वाला भी क्या होता है बेटा, हमें पता है कि एक सपोज एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर मानो 3/3 है, और सपोज m/n है, सपोज n/n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बेटा उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक स्केलर k मल्टीप्लाई करके अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज द सेम एज k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब वो स्केलर का पावर, स्केलर में स्केलर का पावर खाली n कर दो, और उसको a का डिटर्मिनेंट में सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ये हमने पढ़ रखे थे। तो बेटे यहाँ पर a का ऑर्डर क्या है, 3 है ना। तो बेटे यहाँ पर k का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा ना, k का पावर जो a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर 3 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ। समझ में आता है आपको? अच्छा, सी बोला है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है ना, जैसे कि एक 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 5/5 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 7/7 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हर हाल में 0 होता है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन डी वाला देखो बेटा, डी वाले में ये जो डिटर्मिनेंट में देखो बेटा, उसने स्प्लिटिंग गलत किया है। क्योंकि आप अगर रिकॉल करो, मैंने पढ़ाया था कि डिटर्मिनेंट का, सपोज आप रो के वाइज पे स्प्लिटिंग कर रहे हो, सपोज आप रो वाइज स्प्लिटिंग कर रहे हो, तो बेटा इसका पहला रो में आप देख सकते हो, फर्स्ट रो का जो दोनों के दोनों एलिमेंट है वो दो दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुए हैं, है ना। फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स। फिर सेकंड रो के एवरी एलिमेंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा जब हम इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करेंगे, टोटल हम इसको चार डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करेंगे, चार डिटर्मिनेंट में, मैंने बताया था कैसे करोगे ना। फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुए हैं, 2 × सेकेंड रो के सभी एलिमेंट दो दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुए हैं, तो इंटू 2 कर देना है ना, कितना हो जाएगा बेटा, चार, तो चार डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। क्या क्या होंगे, एक सपोज ए ई सी जी, ए एफ सी एच, बी ई डी जी, बी एफ डी एच, है ना बेटा, चार डिटर्मिनेंट आपके आ जाएंगे। उसी तरह आप कॉलम के वाइज स्प्लिट करो तो एक ही बात होता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। सपोज मैं आपको
एक देता ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ जी प्लस एच आई प्लस जे। अभी डिटर्मिनेंट को हम कितने डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं बेटे? 6 डिटर्मिनेंट, 6। है ना? 6। यस। अगर बेटे हम फर्स्ट रो के अलंग पर पहले स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट रो के अलंग पर बेटे सारे एलिमेंट 3 3 नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुए, तो 3 and 2। दूसरा रो के एवरी एलिमेंट 2 2 नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है ना, 3 into 2 = 6। 6 में स्प्लिट कर सकते हैं। क्या क्या होगा बेटे? देखिए ए जी डी आई, ए एच डी जे, फिर होगा बी जी ई आई, फिर बी एच ई जे, फिर सी जी एफ आई, फिर होगा सी एच एफ जे, है ना? ऐसे करके 6 डिटरमिनेंट आपके आ जाते हैं। तो वेरी गुड। तो बेटे ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके। सवाल है कि लेट एक्स 2x एक्स स्क्वायर एक्स 6 एक्स एक्स 6 is equal to a into x to the power 4 plus b into x का cube plus c into x का square plus dx plus e. Then the value of 5a plus 4b plus 3c plus 2d is equal to what? Option A 0, option B -16, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1 और ऑप्शन ई भी दिया है नॉन ऑफ दिस। चलो स्टार्ट। हाँ कर सकते हो क्या इसको? तो चलो स्टार्ट कर। हाँ तो देखो, चलो करता हूँ। अच्छा सुनो, आप ये सवाल को क्यों नहीं कर पाए पता है? कारण क्या है? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोच लिए। क्या कर लिए? जरूरत से ज्यादा सोच लिए कि सर ने एमसीक्यू दिए हैं कोई ऐसे, ये क्या दिए हैं, मतलब कुछ होगा इसमें, कुछ बहुत सारा भयंकर चीजें होगा। जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से ही आपका नहीं हुआ ना। अगर कम सो मतलब फंडा पूरा मतलब जैसे नॉर्मली जाते हो जाता है। आपने ये जो लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट को उसको पहले निकालो, पहले डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालो। अच्छा सुनो, जब ये सर डन। जब प्रॉपर्टी निकालने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी लगाने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपांड करो बेटे, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करो। अननेसेसरली प्रॉपर्टी हमेशा लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट रो के अलग पर अगर हम, या फिर आप यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स आप प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप सपोज लगाओगे भी रो टू माइनस, आप अगर रो टू माइनस रो थ्री भी करते हो तो ऐसा करने से ये दोनों 0 0 हो जाते हैं और उसके बाद सेकेंड रो के अलग पर मतलब एक्सपांड करना इजी हो जाता है। चलो इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। और जैसे भी करो, अगर एक्सपांड डायरेक्ट भी करके करना चाहते हो तो भी करेक्ट है। तो प्लस माइनस प्लस, है ना? तो x इंटू 6x - 6x कितना हो जाएगा बेटा? 0। अच्छा -2 इंटू -2 का रो कॉलम डिलीट करो, 6x² -6x, है ना? 6x का x² -6x, फिर प्लस x इंटू है x का रो कॉलम डिलीट कर दो, क्या होगा? x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर, ठीक है नहीं? अब तो क्या रहा ये, जब इसको एक्सपांड कर दिए तो ये क्या आ गया? हाँ क्या आ गया बेटी ये बताओ? -2 इंटू 6x² कितना हो जाएगा? -12x²। -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा बेटा? +12x। ये कितना होगा? x⁴ और ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस इसका क्यूब। करेक्ट और नॉट? हेलो एडिट। यस ओके। सर। और वो क्या बोला है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, मतलब ये जो वैल्यू निकला डिटर्मिनेंट का वो किसके साथ बराबर है? इसके साथ बराबर है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस c² प्लस dx प्लस e के साथ बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस थिंग इज इक्वल टू x⁴ प्लस bx³ प्लस c² प्लस dx प्लस e। तो बेटा आप बताओ, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं
मैं अगर कंपैरिजन कर देंगे सेम हो जाए। ये कोफिशिएंट कंपैरिजन करो भाई, तो ए का वैल्यू क्या हो रहा होगा, जरूर वन हो रहा होगा। देखो वन। 2 to the power 4 में यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है बेटा, वन है। दोनों का कोफिशिएंट कंपैरिजन करो तो ए का वैल्यू क्या आता है बेटा, वन आता है। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ कोफिशिएंट कंपैरिजन। -1। -1। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12। -12। -12। डी का वैल्यू क्या आ गया, +12। 12। ई का वैल्यू क्या आ गया, 0। 0। 0। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा वैल्यू अभी डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5a+4b+3c+2d+e। 5a प्लस 4b, बेटा ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, ए इज 1। 1। तो 5a मतलब 5 × 1 5 हो गया, प्लस 4b, बी का वैल्यू क्या है बेटे, -1। तो 4 × -1 -4, तो सीधा लिख देने का इधर -4। 3c, सी का वैल्यू क्या है, -12। तो 3c क्या आ जाएगा, -36। -36। 2d, डी का वैल्यू कितना है, 12 है। 2d 12। कितना हो जाएगा, 24। 24। ई का वैल्यू तो 0 है, छोड़ो। तो कितना आ गया बेटा, 5 - 4 कितना हो गया, 1। अच्छा 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25। 25 - 36 कितना होगा, 36 से 25 माइनस करो जरा। 36 से 20। +5। हम्म, क्या हुआ, क्या हुआ। क्या कुछ नहीं सर। हाँ, तो बेटा 25 से 36 माइनस करो, 36 - 20 कितना होगा, 11 होगा आई थिंक, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -11। -11। राइट। तो -11 तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा बेटे, क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, है कि नहीं, नॉन ऑफ द। नॉन ऑफ दिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आया आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। अब सुनो, मजे मजे की बात सुनो क्या है, मजे की बात क्या है, देखो बेटे, ऐसे सवाल में आपको बड़ा मतलब पंगा हो जाता है आपके साथ। ये बेटा आपका साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक बार कर दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या पंगा होता है, पहला पंगा, लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, मतलब दे रखा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप देखें सिंपल सा सवाल है। अच्छा दूसरा, बेटे जब आंसर नॉन ऑफ दी जाता है तो आपको थोड़ा वहां पर घबराहट होता है कि नॉन ऑफ दी होगा या फिर चार में से कोई करेक्ट होगा, लग रहा होगा, ऐसे घबराहट होगा। लेकिन बेटे अगर आप कहीं पर गलती ही नहीं किए हो, पूरा अगर सही से किए हो, दोबारा रीचेक कर दो, कहीं पर भी एक्सपांशन में गलती नहीं किए हो, क्वेश्चन भी ठीक से लिखे हो रॉफ में, कहीं पर गलती नहीं किए हो, और पूरा प्रोसेस से उसका वैल्यू आपका आया है -11, तो घबराने की जरूरत नहीं है। द आंसर इज व्हाट, नॉन ऑफ दीज। गेट इट। अच्छा, समझो मेरा बात। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ Δ1 = अरे बेटा सब नहीं कर रहे हो क्या, हेलो। कर रहे हैं सर। यस सर कर रहे हैं। आयुष्मान तेरा क्या हुआ, a² b² c² Δ2 = 1 1 1 bc ca ab abc, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देन, दोनों डिटरमिनेंट देखा Δ1 Δ2, और बोला है कि देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, Δ1 + Δ2 = 0, ऑप्शन बी Δ1 + 2 Δ2 = 0, ऑप्शन सी Δ1 = Δ2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ओके स्टार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, तो एक ही बचा ऑप्शन ए। अच्छा देखो सुनो, तो बेटे सवाल बहुत सिंपल सा है, सादा सा है, ठीक है ना। आपको इसका मतलब बेटे, आपको ये ऑप्शन देख के ही पता चल चुका होगा कि आपको ये दोनों डिटरमिनेंट पहले कैलकुलेट करना होगा। पहले तो आपको ये दोनों डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद आप जो कुछ करोगे।
अच्छा, अब ये दोनों डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जब ये डिटर्मिनेंट का आप कैलकुलेट करोगे पहले डिटर्मिनेंट को तो प्रॉपर्टी लगा के करोगे या फिर डायरेक्ट कर लोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप फ्री हो क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब किसी चीज को प्रूव करने के लिए नहीं 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 पूछा है। तो इसको भी जब आप एक्सपांड कर रहे हो तो आप प्रॉपर्टी लगा के कर रहे हो कि डायरेक्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रूव ही नहीं किया जा रहा है। तो आप में से कोई कोई कर रहे होगे इसका कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करके दोनों को जीरो कर रहे होगे फिर एक्सपांड कर रहे होगे, नो प्रॉब्लम कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, डायरेक्ट आप एक्सपांड कर दो। तो बेटे फर्स्ट रो के अलग पर हम एक्सपांड करते हैं डेल्टा 1 को, है ना, 1 1 1। तो भाई प्लस माइनस प्लस, है ना। हाँ तो बेटे 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, है ना, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। फिर क्या होगा माइनस 1 इंटू 1 का रो कॉलम डिलीट कर दो भाई, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, है ना, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अच्छा प्लस 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट कर दो, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। तो ये आ गया डेल्टा 1 का वैल्यू, है ना। थोड़ा आप इसको पूरा खोल दो अभी, मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई करने से वही रहेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और ये माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी, और बेटे ये प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसका काम देखेंगे। बेटे डेल्टा 2 अभी निकालते हैं, डेल्टा 2 का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा 2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा बेटे, एक्सपांड करते हैं। तो आप समझ गए होगी कि मैं फर्स्ट कॉलम के अलग पर एक्सपांड करना करना पसंद करूंगा। तीनों नंबर 1 है ना, 1 है तो अच्छा लगेगा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हो, है ना। समझ लो ना मेरी बात, जैसे यहाँ पर 1 था तो अंदर यस बढ़े, सर। हाँ, मैं फर्स्ट कॉलम के अलग पर कर रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ दिस। तो बेटा फर्स्ट कॉलम के अलग पर अगर कर रहा हूँ प्लस माइनस प्लस, पता है क्यों इधर मैं प्लस देता हूँ, रो कॉलम मिला के इवन होता है इसलिए प्लस देता हूँ, और फिर अल्टरनेटली माइनस प्लस दिया जाता है। तो बेटे 1 के फर्स्ट कॉलम के अलग पर पहले 1, 1 का रो कॉलम डिलीट करो, क्या होगा बेटे 1 इंटू सी स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर करते हैं, 1 इंटू सी स्क्वायर ए माइनस ए बी स्क्वायर। हाँ फिर माइनस 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो, बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, है ना, बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर प्लस 1 इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो भाई, बी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट खोलो, तो क्या होगा बेटे ये सी स्क्वायर है माइनस ए बी स्क्वायर, हाँ ये क्या हो जाएगा बेटे माइनस बी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सॉरी ए स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस बी स्क्वायर सी फिर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा आप जरा आपका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को थोड़ा थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो क्या इनमें मतलब चेंज क्या हो रहा है। देखो डेल्टा में बी सी स्क्वायर है, इसमें क्या है माइनस बी सी स्क्वायर, डेल्टा 1 में माइनस बी स्क्वायर सी है, इसमें क्या है प्लस बी स्क्वायर सी, डेल्टा 1 में माइनस ए सी स्क्वायर है, इसमें क्या है प्लस ए सी स्क्वायर, चेक कर लो प्लस ए सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर है मतलब ए सी स्क्वायर, इधर बेटे प्लस ए स्क्वायर सी, इधर बेटे माइनस ए स्क्वायर सी, चेक कर लो प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो फंडा समझ में आ गया होगा आपको, डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 2 है। आप चेक कर लो बेटे इन सब में से एक माइनस कॉमन ले जाओ, है ना, तो क्या हो जाता है बेटे माइनस कॉमन ले जाने के बाद ये हो जाता है माइनस सी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस, दिस थिंग इज डेल्टा 1 itself। तो माइनस एंड दिस इज डेल्टा 1, तो क्या साबित हो गया भाई डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1। माइनस डेल्टा 1 इस साइड में लाओ तो डेल्टा 2 पर डेल्टा 1 कितना हो जाएगा भाई जीरो, क्या होगा जीरो, यू गेट इट। Yes, sir. ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो थोड़ी ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर 4 5 क्यूब 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 5 5 to the power 4 5 to the power 5 5 to the power 6 is what? Option A 5 square, option B 0, option C 5 to the power 13, option D 5 to the power 9। चलो स्टार्ट करो। देखो ओके यस हाँ देखो एक सवाल इतना सिंपल है, इसको अगर आप कुछ दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। आप इसमें देखो बेटा, हमने पढ़ रखे थे कि डिटर्मिनेंट का अगर बेटे दो रो या फिर दो कॉलम अगर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब जरा देखो रो वन के, अब सपोज रो वन एंड रो टू को जरा नजर करो, रो वन एंड रो टू को, रो वन के सभी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई कर तो रो टू मिल जाएगा। देखो बेटा 5 स्क्वायर इंटू 5 5 क्यूब 5 क्यूब इंटू 5 5 टू 4 5 टू द पावर 4 इंटू 5 5 टू द पावर 5। तो आप ऐसे समझ लो कि रो वन एंड रो टू आर व्हाट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। या फिर अगर आप रो वन रो थ्री भी देखो तो भी चलेगा। 5 स्क्वायर में 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो मिलता है, 5 क्यूब में 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 5 टू 4 में 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे भी करो दो रो या फिर दो कॉलम प्रोपोर्शनल आपको मिल जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0, है कि नहीं। रो वन एंड रो टू आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा जिनको प्रोपोर्शनैलिटी समझ में नहीं आता है आप एक काम कर सकते हो भाई, रो टू के सभी एलिमेंट में से 5 कॉमन ले सकते हो। जरा लेके देखो, रो टू के सभी एलिमेंट से 5 कॉमन ले जाओ, 5 इंटू डिटर्मिनेंट R1 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू दी 4। बेटा R1 R2 आइडेंटिकल हो जाएंगे, है ना, तभी तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना। हेलो ये यस वेरी सर। गुड वेरी सर गुड। हाँ बताओ। हर कॉलम से उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर निकाल दे तब भी इक्वल हो जाएगा सर। यस चलेगा, है ना। तो एनी वे यू कैन डू इट इन एनी वे, आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आपको सवाल इजी लगता है वैसे आप करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड, हाँ सवाल है इफ a plus b plus c is equal to pi, then the value of sin a plus b plus c, sin a plus c cos c minus sin b 0 tan a cos a plus b tan b plus c 0, इसका वैल्यू क्या है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 sin b tan a cos c, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। एनओटी मतलब नॉन ऑफ दिस। स्टार्ट। हाँ हाँ तो उधर क्या है तेरा 0 देवू। सर 0। ओके और किसी का 0 आया। अच्छा देखो इधर फंडा बहुत सिंपल है, फंडा बहुत सिंपल है। इसका वैल्यू 0 आया, कैसे आया 0 की क्या आएगा बाद में देखेंगे, फिलहाल बाद में देखेंगे। पहले तो आपको एक चीज याद रखना होगा बेटे, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा 0 होता है ना। ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, खाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हर हाल में 0 आएगा। तो अब तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सोचो बेटे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर पाए होते हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा बेटा साइन पाए, और साइन पाई क्या sin होता है phi is equal to 0। 0, बिकॉज साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, है ना। कल बताया था साइन एन पाई क्या होता है बेटे 0 होता है ना। साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, ये हो गया 0। अच्छा
इधर देखो, इधर क्या लिखा है, साइन ए प्लस सी। बेटा साइन ए प्लस सी जो ए लिखा प्लस है, सी के जगह पाई माइनस बी। पाई माइनस बी लिख सकते हैं, बिकॉज यू सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा, बी इस तरफ ले आओ, पाई माइनस बी, तो साइन पाई माइनस बी। अब क्वाड्रेंट फॉर्मूला तो आपको लगाना आता ही है, साइन पाई माइनस बी कितना हो जाएगा साइन बेटे, साइन भी हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटे पाई माइनस आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, पाई इधर सेकंड होता है, क्वाड्रेंट। पाई माइनस करो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आके पहुंचते हो। और ए एस टी सी रूल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पहले लगाया प्लस, फिर पाई ठहरा एक्स एक्सिस पर, तो नो चेंज, साइन साइन होकर रहेगा, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू सिंपल साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस भी कितना हो जाएगा, साइन बी। तो मतलब ये जो साइन ए प्लस सी, इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन बी, है ना, क्या हो गया, साइन बी। अच्छा कॉस सी है, कॉस सी को वैसा का वैसा रहने देते हैं, अभी तो अभी के लिए वैसा का वैसा रहने देते हैं, कॉस सी लिखता हूँ, ओके। इधर बेटे माइनस साइन बी, वैसा का वैसा रहते हैं, माइनस साइन बी। और इधर जीरो, इधर टैन है, वो उसको वैसा वैसा रहने देते हैं, जीरो टैन है। अच्छा नीचे वाला इधर कॉस ए प्लस बी, भाई कॉस ए प्लस बी क्या हो कॉस जाएगा, पाई माइनस सी। कॉस पाई माइनस सी, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए प्लस सी मिलके पाई होते हैं, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस सी। तो माइनस कॉस सी आ जाएगा, क्यों बेटे, क्योंकि पाई माइनस मतलब वही बात है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो आगे क्या लगाया माइनस, फिर पाई ठहरा एक्स एक्सिस पर, इसीलिए कॉस कॉस होकर रहेगा, तो माइनस कॉस सी है। तो बेटे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे, माइनस कॉस सी, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस सी। फिर टैन बी प्लस सी, भाई टैन बी प्लस सी मतलब टैन पाई माइनस ए, अरे समझ रहे हो ना, बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए। तो वही बात है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या है भाई, नेगेटिव है ना, एएसटी सूत्र याद करो, सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस टैन है। सबको समझ में आ रहा है मेरे बात, यस। हेलो गेट इट, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो समझ में आ गया ना बेटी, ये माइनस टैन है कैसे हुआ है। यस सर। हाँ तो इधर पुट कर दो माइनस टैन है, और भाई ये तो जीरो दिखाइए। अच्छा अब देखो भाई बड़े प्यार से देख लो, बेटा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को पहचानने के लिए आपको बताया था मैंने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, पहचानने के लिए दो चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा, दो कंडीशन को आपको ऑब्जर्व करना होगा। पहला क्या होना चाहिए बेटे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, पहला कंडीशन। दो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है बेटे कि एलिमेंट्स corresponding elements above and below the diagonal must be negative of each other, है ना, corresponding elements above and below the diagonal must be negative of each other, negative of each other। ये दोनों कंडीशन अगर है देख रहे हो तो आपको यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक कर लो, पहले तो सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल के दोनों तरफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है, चेक करो, साइन बी माइनस साइन बी, कॉस सी माइनस कॉस सी, tan a माइनस tan a, देख रहे हो ना। सो देयरफॉर दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है भाई, ये ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, 3/3 ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है हर हाल में बेटे, जीरो, है ना भाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अरे समझ में आ रहा है मेरा बात, ओके यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, टाइम भी हो गया, ओके जस्ट वन मोर क्वेश्चन, स्टार्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निकल लिखो बेटे, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 x माइनस ए x माइनस बी x प्लस ए 0 x माइनस सी x प्लस बी x प्लस सी 0,
देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बी एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0, सी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, डी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट। हाँ बोलो क्या है आपका? F of 0 is equal to 0. अब 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड भाई, जरा चेक करो, बहुत सिंपल सा सवाल है। जब एमसीक्यू सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको चारों ऑप्शंस को पहले तो दिमाग में हजम कर देना है, ठीक है ना? तो दोबारा बस क्वेश्चन को बस देखो, बस मेरे अभी जस्ट करके आए। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स से ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 आता है। बेटा देखो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 0। अच्छा अगर बेटा आप एक्स के जगह 0 पुट करते हो तो क्या होता है, जरा देखो। ये क्यू एलिमेंट क्या होता है? ए, और ये एलिमेंट क्या होता है बेटा? माइनस है। ये ए हो जाता है, ये माइनस ए होता है। अगर एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, ए माइनस ए, ये माइनस बी, ये प्लस बी, ये माइनस सी, ये प्लस सी हो जाएगा। मेरे पास समझ रहे हो एक्स की जगह 0 पुट करने से। तो बेटा अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये डिटरमिनेंट कुछ ऐसा दिखने लगता है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। और बेटा क्लियरली देख लो, ये का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है, चेक कर लो। क्योंकि 0 0 0 डायगोनल वाले एलिमेंट सब 0 है। नॉन डायगोनल के दोनों तरफ देखो बेटे कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव एक दूसरे के, ए माइनस है, बी माइनस बी, सी माइनस सी। तो बेटे डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, मतलब इसका वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब एक्स का जगह 0 पुट करने से तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है बेटा? 0 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी आपको रिवाइज करना है, आई थिंक सो, राइट? कुछ आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का, राइट है? यस सर। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे अभी।